हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 8। पाठ का नाम है हमारा घर। अपना घर सभी को अच्छा लगता है, मगर हमारे व्यंग्यकार का जो घर है वह उनसे कहीं बढ़कर कुछ और लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर इस पाठ को या इस कहानी को लिखने वाले रचयिता लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी जी। वो एक व्यंग्यकार लेखक हैं जिन्होंने व्यंग्य के द्वारा, बहुत ही हंसी मजाक के द्वारा अपनी बातों को व्यक्त किया है, अपने घर की स्थिति को दर्शाया है और किस प्रकार वे अपने आए हुए मेहमान, अनचाहे मेहमान जो बहुत दिन रह के और जिनसे उनको कितनी परेशानी होती है, वो सब बातें व्यक्त की हैं। इस प्रकार से आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो अपना घर सभी को अच्छा लगता है। व्यंग्यकार हमारे लेखक जी कह रहे हैं कि सभी को अपना घर अच्छा लगता है, मगर हमारे व्यंग्यकार का जो घर है, जो ये इस पाठ के जो लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी जी अपने घर के विषय में बता रहे हैं, वह उनसे कहीं बढ़कर कुछ और लोगों को अच्छा लगता है। उनका घर बाहर के लोग जो उनके मेहमान आते हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। व्यंग्यकार अनचाहे मेहमानों की आवाजाही से परेशान तो हैं ही, परिवार के सदस्यों के क्रियाकलाप भी उन्हें कुछ कम बेचैन नहीं कर देते। इस पाठ में व्यंग्यकार जो हमारे रविंद्रनाथ त्यागी जी हैं, वे ये कहना चाहते हैं कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो दिनचर्या का कार्य है, वे सब उनको काफ़ी बेचैन कर देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। हमें अपना घर बहुत पसंद है। ताजमहल के बाद शायद यह दूसरी इमारत है जिसके अगर आप बाहर हों तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हो तो बाहर आने की तबीयत करती है। हमारे रविंद्रनाथ त्यागी जी कहते हैं, लेखक कहते हैं इस पाठ के, कि उनको अपना घर बहुत पसंद है और ताजमहल जो इस दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है, जिस प्रकार से उसको देखने का सबका मन करता है, इसी प्रकार से इनका घर में भी सभी को आने जाने की इच्छा करती है। और अंदर हो तो बाहर। मैंने जिस घर का जिक्र करना शुरू किया है वह हमारा है, मेरा अपना नहीं। सच्चाई तो यह है कि सबसे कम क्षेत्र मेरे ही अधिकार में है, बाकी घर बीवी के कब्जे में है, बच्चे रहते हैं या मेरे माता पिता के पास रहता है। वैसे ये सब लोग मुफ्त में ही बदनाम हैं, क्योंकि घर का ज़्यादातर इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जो मेहमान कहलाते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अपने घर के बारे में ही बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि वह हमारा घर है। हमारा घर मतलब, लेकिन उनका अपना नहीं। वो इस बात को मानते हैं कि हमारा अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे घर में उनके बीवी बच्चे रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, सभी के पास अपने अपने कमरे हैं, अपना अपना जगह है, लेकिन जो सबसे कम क्षेत्र, मतलब उन सबसे कम जगह में वे अपना जीवन यापन करते हैं। और उनका कहने का अर्थ यह है कि जो घर है उनका, उसमें बाहर के जो मेहमान हैं वे लोग ज़्यादा आते जाते हैं। आवागमन की इस प्रथा पर गल्ले की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूँ कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी कुछ ज़्यादा ही हो गई। अगर अपने यहाँ चावल की पूर्ति कम हो तो दूसरे के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। उनका कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि गल्ला जो खाने का सामान है, वे महंगा हो या अगर महंगा हो गया हो या ना मिल रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो मेहमान हैं उनको अगर ये खाने का सामान या राशन महंगा हो गया हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए वे दूसरे के यहाँ जाकर रहकर आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मेरे घर में एक बरामदा, एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। घर के लोग या तो मेरी तरह नहाते ही नहीं, या नहाते हैं तो बाहर लॉन के नल पर। बड़े कमरे में एक सोफ़ा पड़ा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके घर में एक बहुत बड़ा सा बरामदा है और एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे हैं। एक रसोई घर भी है, लेकिन बाथरूम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उनके आए हुए मेहमान करते हैं और परिवार के लोग या वो खुद बाहर लॉन में रह जो नल लगा है उसी पर नहाते हैं। और एक बड़े कमरा जो है उसमें सोफ़ा पड़ा है, अर्थात वो मेहमानों का है। इस प्रकार से घर की जितनी भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल उनके आए हुए मेहमान ज़्यादा करते हैं।
और सोफे पर अक्सर कोई कुत्ता सोया रहता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान का कुत्ता है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों का है कुत्ता। इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। इस प्रकार से जो बड़ा कमरा है उसका सोफ़ा पे एक कुत्ता हमेशा सोया रहता है। वो घर का पालतू कुत्ता है और घर वाले को ये पता नहीं रहता है कि ये किसका कुत्ता है। और इस प्रकार एक कुत्ता जो है वो अपनी आराम से उस स्थिति का लाभ उठाता है। सोफे के पास जो टेबल होती है उस पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, चाय के जूठे बर्तन या गंदे मोजे रखे होते हैं। इसके बाद जो जगह बची है उसमें मेहमान की खाट बिछी होती है और उस पर मेहमान बिछे होते हैं। इसके बाद भी जगह बचती है तो उसमें किसी आते जाते सज्जन का होल्डाल रखा होता है। इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत यही करती है कि छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। इस प्रकार से जो बड़ा कमरा जहाँ पे सोफ़ा रखी रहती थी वहाँ पर मेहमानों के बहुत सारा सामान फैला रहता था। कहीं तौलिया, कहीं हजामत का सामान, कहीं जूठे बर्तन, कहीं मोज़े, और नहीं हो तो उनका फूलडाल ही रखा रहता था। इस प्रकार से वो कमरा पूरी तरह से मेहमानों के सामानों से भरा रहता था। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कागज पत्र रखे हैं। इतनी पुरानी चीज़ें संभालने का शौक है कि पूछिए मत। 1914 के लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर। खुदा का शुक्र है कि वे दोस्त नहीं रहे, नहीं तो वे भी इसी कमरे में होते। पुराने अखबारों की रद्दी, पुराने हुक्के, कमलदान, छड़ियाँ, लकड़ी का सामान वगैरह इसी तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुकान ज़्यादा, मगर इन्हें इसी में आनंद मिलता है। बड़ा कमरा तो मेहमानों से भरा रहता था, लेकिन छोटा वाला जो कमरा था उसमें उनके पिताजी के पुराने कागजात रखे रहते थे, और इतने पुराने कि कई सालों पुराने अपने दोस्तों के खत, और इस प्रकार से पुरानी रद्दी और बहुत सारे पुराने सामानों से वो पूरी तरह से भरा रहता था। लगता है किसी कबाड़ी की दुकान है। सामान अधिक होने के कारण स्थिति यह होती कि अगर कल का आया बिजली का बिल ढूंढना हो तो बिल मिलेगा जो 1953 में अगस्त के महीने में आया था और जिसका पेमेंट ना होने के कारण एक बार बिजली कटी थी। पुराना छोटा वाला कमरा उनके पिताजी के पुराने सामानों से इतनी बुरी तरह से भरा रहता था कि वहाँ कोई भी सामान ढूंढना आसान नहीं था। इनके कमरे में कहीं भी हाथ डालिए 10-20 साल से कम पुरानी चीज़ हाथ आती ही नहीं। ये खुद भी 19वीं सदी के आदमी है, शतरंज या चौपड़ के दिनों के इंसान है। उन दिनों दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती। उनके अपने पिताजी के कमरे की स्थिति का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है और वे कहते हैं कि वे 19वीं सदी के हैं। इस प्रकार से उनके कमरे में भी बहुत साल पुरानी चीज़ें मिलती थी और उस समय वो शतरंज चौपड़ आदि खेलते थे। क्योंकि दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती होती थी। क्योंकि वहाँ उस समय आज से 19वीं सदी पहले सिर्फ उनका कहना ये था कि इंसान फ्री रहता था और किसी भी तरह की का पैसा कमाना बहुत ही आसान था। क्योंकि महंगाई नहीं थी तो अपना जीवन यापन करना बहुत ही आसान था। तो दिन लंबा होता था, इंसान फ्री रहते थे और वो आराम से अपना खेलते थे। सारे घर में हमारी माताजी का भी कभी कोई कमरा नहीं रहा। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम हुई तो मंदिर चली गई। कहीं राधे श्याम कथावाचक का ड्रामा या कोई धार्मिक सिनेमा हो रहा हो तो रात भर का इंतजाम। बाकी वक्त मिला तो उसमें धार्मिक चर्चा हुई। वे अपनी माताजी का जिक्र करते हैं। लेखक कहते हैं कि वो उनकी माताजी भी कभी घर में नहीं रहती थी, पूरा दिन मोहल्ले में रह के अपना गुजार लेती थी और शाम होता था तो वह मंदिर चली जाती थी और कभी किसी कथा में और किसी धार्मिक सिनेमा में उनका दिन और रात व्यतीत हो जाता था। इस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिताजी के कमरों का जिक्र यहाँ पर किया है। एक छोटा कमरा मुझे मिला है, इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। इस कमरे में जो कुछ गलत काम होता है वह मेरी वजह से होता है। यहाँ पर लेखक का कहना का अर्थ ये है कि एक जो कमरा उनका छोटा कमरा है उसी में वो अपना सब काम करते हैं। वो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन अगर वो अस्त व्यस्त हो गया तो
उनकी पत्नी का कहना है कि जो भी गलत काम हुआ है वो वही करते हैं। अगर धोबी के यहाँ से आए कपड़े ज़मीन पर गिर पड़े, तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर जूते रखे या रह जाए, या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए, तो सब मेरी वजह से होता है। मेरी बीवी ने पिछले 12 साल से कोई गलत काम किया ही नहीं। एक व्यंग के रूप में वो अपनी बीवी का बातों को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इस कमरे में जितना भी सामान अगर अव्यवस्थित है तो वो सिर्फ मेरी वजह से होता है, क्योंकि जब भी वो देखती है तो उन्हीं को बोलती है। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि उनकी पत्नी के द्वारा कोई भी गलत काम नहीं हुआ, जितने भी गलत काम हुए सब उन्हीं की वजह से होते हैं। और एक व्यंग के द्वारा वो अपनी पत्नी का मजाक करते हैं। कमरों का हाल मैं आपको सुना चुका। जहाँ तक बरामदे का प्रश्न है, उसका मैं इतना आदर करता हूँ कि जैसे कि वह मेरे घर का टुकड़ा ना होकर कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। बहुत ही व्यंग्यपूर्ण यहाँ पर वह एक बात और बताते हैं। कहते हैं कि कमरे की स्थिति तो वो बता चुके, एक उनके घर में जो बरामदा है उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं वो इतना मतलब इतना वो उसकी इज्जत करते हैं, वो इतना आदर करते हैं उस बरामदे का कि जैसे कोई कुरुक्षेत्र का मैदान या नालंदा की भूमि हो। बात दरअसल यह है कि हमारे परिवार में पुराने मित्र जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, अक्सर इसी बरामदे में गुलदस्ते की तरह बैठे रहते हैं। गुलदस्ते का अर्थ होता है फ्लावर पॉट, जिस पर फूल सजा रहता है। तो उनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस बरामदे में जो एक हमारे घर का एक हिस्सा जगह है, वहाँ पर उनका एक मित्र उनके परिवार का जो एक मित्र हैं, वो जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, वे अक्सर उस बरामदे में ही बैठे रहते हैं। वैसे इनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर इसे क्या कहिए कि ये हमारे घर से इतना प्रेम करते हैं कि हर रोज़ दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सिटिंग पूरी करके जाते हैं। उनके परिवार के जो मित्र हैं, उनका खुद का एक परिवार है, बच्चे हैं, घर है, लेकिन वे उनके घर के जो बरामदे हैं वहाँ पर बैठना उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि दफ्तर जाते और आते वो वहाँ पे प्रेम से 2-3 घंटा बिताते हैं। छुट्टी का दिन पूरा हमारे यहाँ गुजारते हैं। पहले हैरत उपनाम से शायरी भी करते थे, पर जब किसी रिसाले ने इन्हें गैरत नाम से छाप दिया तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। उनके अपने परिवार के मित्र के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि वो छुट्टी अगर उनकी होती है उनकी दफ्तर की, तो वो पूरा दिन इस बरामदे पे गुजार लेते हैं और शायरी भी लिखते थे। लेकिन अब उन्होंने शायरी लिखनी छोड़ दी है। इन हजरत के साथ बात यह है कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर ये अप टू डेट ज्ञान न रखते हों। वैसे बेहद निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं और अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। इनमें दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथापाई को हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर लेखक उस मित्र के बारे में बता रहे हैं कि वे एक निस्वार्थ व्यक्ति का अर्थ है बिना स्वार्थ के काम करने की आदत। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को भी मतलब वो खुद ये बात समझते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं और किसी को भी बिना स्वार्थ के वे शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। किसी को भी कुछ भी शिक्षा देने में कोई भी उनको संकोच नहीं होता है। वे समझते हैं कि हर विषय की जानकारी वे रखते हैं। और एक अच्छी बात उनके अंदर उन्होंने ये भी बताई है कि वे हमेशा हाथापाई अर्थात हाथ पैर चलाने या मारपीट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। घर में 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पर लेखक के 2 बच्चे भी हैं और वे उनका व्यंग करते हुए उनके बारे में बता रहे हैं। इनकी रग रग में शरारत भरी है। मैं कहता हूँ कि ये ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। बच्चों को इस सब से कोई सरोकार नहीं, वे सारे दिन खुराफात में लगे रहते हैं। यहाँ पर हमारे लेखक का कहना है कि हम उन्हीं के जो 2 बच्चे हैं वे पूरे घर में इतनी शैतानी करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके ननिहाल का असर है। लेकिन जब वो कहते हैं तो उनकी पत्नी का कहने का अर्थ उनकी पत्नी का कहने का तात्पर्य यह है कि ये लेखक के पूर्वजों का ही प्रताप है, मतलब उन्हीं के द्वारा दिया गया है।
इसमें बच्चों का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इसमें उनका कसूर नहीं है। बस वे सारा दिन खुराफात इट मीन्स सारा दिन शैतानी में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर घर का यह हाल है कि सर्कस या चिड़ियाघर जाने की तबीयत ही नहीं होती। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर में कुछ दिन रह जाए तो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। अब लेखक का कहने का अर्थ यहाँ यह है कि उनके घर की स्थिति यह हो चुकी है कि उनका सर्कस या चिड़ियाघर जाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि सब कुछ उनको अपने घर में ही देखने को मिल जाता है। बच्चों द्वारा सर्कस देखने को मिलता है, चिड़ियाघर अस्त व्यस्त पूरा घर रहने के कारण, मेहमानों के आवागमन के कारण उनका घर एकदम का बुरा हाल रहता है। और बहुत ही व्यंग्यपूर्ण एक बात और उन्होंने कही है कि अगर किसी फिल्म का निर्देशक अगर उनके घर में आ जाए तो बहुत सारे स्टंट या बहुत सी चीज़ें उसको सीखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से लेखक अपने घर की स्थिति और अपने घर का वातावरण को व्यक्त करते हुए बहुत ही व्यंग्य रूप में उन्होंने अपनी सारी बात बताई है। उनका कहने का अर्थ है कि जो मेहमान हैं, अनचाहे मेहमान, मतलब जिनको ना चाहते हुए भी जो मेहमान हैं, वे पूरी तरह से इनके घर में रहते हैं और एक दिन ही कई कई दिन रह के जाते हैं, और उसकी वजह से जो उनको परेशानी होती है या दिक्कत होती है वो उन्होंने बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बताई है और अपने घर के परिवार के सदस्यों के बारे में उन्होंने इस पाठ में व्यक्त किया है।